हेलो एंड वेलकम इन आवाज एमपीसी। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बढ़ते टैरिफ वॉर को लेकर दुनिया के तमाम देशों में अनिश्चितता का माहौल बन चुका है। आशंका है अमेरिका के इस कदम से दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है और ग्रोथ भी गिर सकती है। ऐसे में आज से आरबीआई की 3 दिनों की एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसके मद्देनजर कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे क्या आरबीआई इस बार भी ब्याज दरों में कटौती करेगा, आरबीआई ग्रोथ पर ध्यान देगा या फिर महंगाई एक बार फिर उसकी चिंता का विषय बन सकती है। टैरिफ वॉर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, और इनके अलावा कई सवाल ऐसे हैं जो आज हम चर्चा में लेकर आएंगे अपने मेहमानों के साथ। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, जिसमें शामिल हो रहे हैं डीएसपी फाइनेंस के वीसी और सीईओ जयेश मेहता, बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस और इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अदिति, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। एमपीसी की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त रेट कट से ज्यादा मुझे लग रहा है कुछ और चर्चा वहां हो रही होगी। क्या आपको भी यही लग रहा है? जी डेफिनेटली, जिस तरह से माहौल बदला है और जिस तरह की अनसर्टेनिटी हमारे आगे है, तो एमपीसी के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग होगी। मुझे लगता है कोविड के बाद उस समय बहुत ही अनचार्टर्ड टेरिटरी और हाई अनसर्टेनिटी में डिसीजंस हुआ करते थे। अब भी उसी तरह का सिचुएशन वापस आ गया है। बेसलाइन ऑफ कोर्स हमारे एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा और स्टांस चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल स्टांस से ही न्यूट्रल स्टांस से ही रेट काटा जाएगा। और अभी मुझे लगता है कि एमपीसी बहुत ज्यादा ग्रोथ या इन्फ्लेशन के जो फोरकास्ट है उनको नहीं चेंज करेगी। बहुत ही वेट एंड वॉच की टोन आएगी फोरकास्ट के लिए भी और अगले एक्शन के लिए भी। और इस लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी में तो मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि अकोमोडेटिव स्टांस ना करे, न्यूट्रल स्टांस से ही रेट को काटे और जो इवॉल्विंग सिचुएशन है वो किस तरह निकल के आती है वो देखें। फॉर इंस्टेंस अभी के लिए तो क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबली गिर गई हैं। कुछ कमोडिटीज पे डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से प्राइसेस कम होंगी, कुछ और कमोडिटीज पे टैरिफ की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी। बहुत ही मिक्स्ड अभी सिचुएशन होगी, पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन के लिए। ग्रोथ के लिए हमारा इनिशियल एस्टिमेट है कि 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स का डाउनवर्ड इम्पैक्ट हो सकता है हमारे बेसलाइन 6.5% ग्रोथ के फोरकास्ट से। राइट, ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में या जहन में होगी इनफैक्ट मेंबर्स के। मदन साहब, ये जो मौजूदा सिचुएशन है, ये एक ओवरऑल मैं तो कई जगह पढ़ भी रहा था कि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है वो ऐसा कह रहे हैं कि ये पिछली एक सदी में इस तरह की सिचुएशन हमने नहीं देखी और ये अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत सारा समय इस दुनिया ने देखा है काफी कुछ, लेकिन इस तरह का इकोनॉमिक्स जो सिनेरियो बना है ये काफी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ है। क्या आरबीआई मेंबर्स के बीच में इस सिनेरियो को लेकर, जैसा अदिति ने कहा, डेफिनेटली बातचीत हो रही होगी? कितना बड़ा रोल उनका रहेगा आरबीआई का इस पूरी सिचुएशन में? क्या ये उनके लिए कुछ लिमिटेड चीजें हैं जिसपे वो ध्यान देंगे, या एक बड़े मेजर रोल पर हम देख सकते हैं कि आरबीआई इस वक्त सोच रहा होगा? नहीं, ये बात जरूर है कि एमपीसी मेंबर्स ये पूरा एनवायरनमेंट जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे इनका मेजर टारगेट जो है वो इन्फ्लेशन है। तो अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे कि अगर जो भी ये टैरिफ हाइक का अनाउंसमेंट हुआ है अमेरिका से, इससे क्या हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा या नहीं, इसका आंसर तो अभी तो जो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ज्यादा असर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे नहीं होगा इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो फूड इन्फ्लेशन विच हैज बीन द मेजर पार्ट ऑफ आवर इन्फ्लेशन, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय टैरिफ्स। अगर हम दूसरे कंपोनेंट्स को भी देखेंगे जो सीपीआई में है, ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स विल नॉट रियली बी अफेक्टेड बाय द टैरिफ्स। जो इन्फ्लेशन की बात हम कर रहे हैं, दैट्स मोर लाइकली टू बी अफेक्टिंग अमेरिका रादर देन इंडिया। तो इसलिए ये कंफर्ट लेवल है एमपीसी मेंबर्स को कि इन्फ्लेशन इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी। दूसरी जो चीज है ये है ग्रोथ। पिछले पॉलिसी में अगर हम देखेंगे जो भी इंटरनेशनल ग्लोबल एनवायरनमेंट था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी हमें मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो टैरिफ लागू करने वाले हैं। और अभी जो भी फर्क है कि ही हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड इट। इसका क्या प्रभाव होगा इंडिया जीडीपी पे? हमारा एस्टिमेट है कि 0.2% तक हो सकता है।
तो इसलिए हमारा फोकस जो जीडीपी के है 6.6 to 6.8, 6.8 अगर नॉर्मल होगा, 6.6 अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे देंगे। तो ये दोनों चीज ध्यान में रखते हुए इट्स क्वाइट पॉसिबल फॉर अस टू कंक्लूड दैट द आरबीआई विल कंटिन्यू टू टारगेट इन्फ्लेशन, और जो भी हम रेट कट हमने पहली बार देखें, देयर विल बी अ सेकंड रेट कमिंग ऑफ 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन जो कमेंट्री जो है वहाँ पे वो काफी विस्तार से ये सब डिस्क्राइब करेंगे जो भी रिस्क का कंसर्न है। क्योंकि एक बात याद रखना चाहिए कि अगर इस बार रेट कट नहीं होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू डू सो इन जून, क्योंकि हमें मालूम है कि एक्सट्रीम हीट कंडीशंस हैं और जून में मानसून अराइवल होने वाला है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो अनसर्टेनिटी होगा, इट मे बी लिटिल मोर डिफिकल्ट टू एक्चुअली लोअर द रेट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि देयर विल बी अ 25 बेसिस पॉइंट्स कट अनाउंस्ड ऑन द 9th। ओके, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, जो आरबीआई ने ऑलरेडी पिछली बार किया था, और 25 बेसिस पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं। अदिति, अब ऐसे में देखिए, इन्फ्लेशन की बात अभी मदन जी ने की, तो इन्फ्लेशन तो वेल अंडर कंट्रोल फिलहाल जो नंबर्स हमारे पास हैं, तो वो आरबीआई के अपने बेंचमार्क से भी नीचे है, तो वहां पर उनको लगता है। लेकिन अगेन ये जो सारी अनसर्टेनिटीज हैं, जिस तरह का ग्लोबल एनवायरनमेंट बदला है, और ऑलमोस्ट कोविड लाइक सिचुएशन है जहां पर मार्केट्स भी टंबल कर रहे हैं और बाकी चीजें भी इम्पैक्ट होंगी, मतलब आपके पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है आगे कि किस तरीके से चीजें चलेंगी, तो क्या एक्स्ट्रा कॉशियस यहाँ पर आरबीआई होता हुआ नजर आएगा? कुछ जगह ये भी सवाल उठ रहे हैं कि हो सकता है इस बार रेट कट कर दे, लेकिन जैसे एवरेज रेट कट साइकिल की हम बात करते हैं कि कम से कम अगर एक बार वो शुरू हुआ तो 2 से 3 बार में जाता है, लेकिन आगे हो सकता है कि आरबीआई थोड़ा अपना पांव उससे पीछे भी खींचे। देखिए, 2 रेट कट तो हो ही जाएंगे, एक हो चुका है, एक परसों आई थिंक 100% ही एक्सपेक्टेशन है कि अप्रैल 9 को तो रेट कट आ ही जाएगा, तो 50 बेसिस पॉइंट्स तो हो गया। अभी जो हमें समझ आ रहा है वो ये है कि आपका ग्रोथ पे स्लाइड डाउनसाइड है विद सपोर्ट द रेट कट। इन्फ्लेशन में वी आर नॉट क्लियर, एंड जैसे मदन ने बोला कि जो फूड इन्फ्लेशन का सिनेरियो है वो तो मोस्टली डोमेस्टिक फैक्टर से ही इन्फ्लुएंस होगा। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे कोर इन्फ्लेशन के लिए। और इन एनी केस ग्लोबल चेंजेस जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी डब्ल्यूपीआई में ट्रांसमिट होते हैं। सीपीआई में ग्लोबल चेंजेस का ट्रांसमिशन डिलेड भी होता है और इनकम्प्लीट भी होता है, तो देखा जाएगा कि सीपीआई में किस तरह से आगे जाके चेंजेस आते हैं। इसीलिए मेरा मानना तो यही है कि बेस्ट है कि अभी न्यूट्रल स्टांस से रेट कट कर देना चाहिए। अभी मे एंड में हमें Q4 का जीडीपी डेटा मिलेगा। जो पिछला राउंड था Q3 का जब डेटा आया था, उसके साथ जो रिवीजन आए थे उसमें हमने देखा था कि FY24 की ग्रोथ को बहुत ही हाई मार्जिन से ऊपर की तरफ रिवाइज किया गया था। तो आई एम एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टेड टू सी कि Q1, Q2 और Q3 के क्या कोई बड़े पैमाने में रिविजन Q4 के जीडीपी डेटा के साथ भी आते हैं कि नहीं आते हैं, और ओवरऑल Q4 कैसा निकला उसके बाद हमें भी थोड़ा बेहतर इस साल का समझ आएगा। ये जो टैरिफ अभी अनाउंस हुए हैं और 7 हफ्ते में उनका थोड़ा क्लैरिटी होगी कि क्या हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट रहेगा, किस तरह से कंज्यूमर सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ है, किस तरह से डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ है, थोड़ी क्लैरिटी सामने आएगी। तो जून की पॉलिसी में एक और थर्ड रेट कट आएगा कि नहीं आएगा वो आज कहना डेफिनेटली डिफिकल्ट है। थर्ड रेट कट हम एक्सपेक्ट कर तो रहे हैं या जून में या अगस्त में, अभी तक हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। जी मदन साहब, अगर अमेरिका में मंदी आती है जिसका जिक्र अब काफी इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, तो क्या उस मंदी का इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और खास तौर पे भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमने देखा है कि जो भी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ है, आई थिंक वी आर गेटिंग अफेक्टेड इन एवरी वे। जैसे कि जो इंडिविजुअल इकोनॉमीज को अगर हम देखेंगे, जैसे इंडिया को देखेंगे, वी कैन ऑलवेज से दैट जो हमारा ग्रोथ जो होता है इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक डिमांड, तो इससे कोई प्रभाव नहीं होगा, कम प्रभाव होगा। लेकिन जब मार्केट्स के बारे में हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट्स या करेंसी मार्केट्स या बॉन्ड मार्केट्स, ज्यादा इंटरलिंकेज होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में जो भी होता है रिपरकशंस कम अक्रॉस ऑल कंट्रीज। हमने देखा है कि जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर या नीचे जाता है, we have seen that rupee has also gotten affected in the opposite direction.
और अगर बॉन्ड मार्केट भी अगर हम देखेंगे, जो भी हम G-Sec रेट्स का हम देखते हैं, दे आर ऑलवेज, द मार्केट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर डायरेक्शन फ्रॉम फेडरल रिजर्व। अगर हम ये मानते हैं कि टैरिफ की वजह से यूएस में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, इसका ये मतलब होगा कि फेडरल रिजर्व विल आल्सो होल्ड बैक इन टर्म्स ऑफ रेट कट्स, या कम रेट कट्स हो सकता है, जिससे डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। ऑन दैट बेसिस वी हैव सीन पिछले बार भी, पिछले 10 साल में हमने देखा है कि ज्यादा कोरिलेशन होता है बॉन्ड यील्ड्स और फेडरल रिजर्व डिसीजन पे। सो एवरीथिंग गेट्स इंटीग्रेटेड। सो अगर हम मार्केट के बारे में बात करेंगे, वी कैन नॉट रियली एस्केप एनी ऑफ द रिपरकशंस, लेकिन जो रियल ग्रोथ के बारे में जो हम बात करते हैं, आई थिंक वी आर स्लाइटली बेटर ऑफ। ठीक है, जयेश जी भी जुड़ गए हमारे साथ। तो जयेश जी, हमारे दोनों ही मेहमानों का, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है, अदिति का, मदन का भी, कि रेट कट तो एविडेंट है, आएगा 25 बेसिस पॉइंट का। आपकी भी राय इस पर जानना चाहेंगे। और बड़ा सवाल तो यही है कि अब जो सिचुएशन पिछले एक हफ्ते के अंदर क्रिएट हो गई है, उसमें आरबीआई का फोकस क्या शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा? अपने पॉलिसी से थोड़ा आजू बाजू होते हुए दिखाई देंगे? उनके लिए क्या अचीव करने के लिए इस वक्त, और वो अपना क्या रोल प्ले करेंगे? तो दो हिसाब से देख सकते हैं। वन इज 1 वीक बिफोर, राइट? तो 1 वीक बिफोर ऑल्सो 9th को तो रेट कट एक्सपेक्टेशन था ही था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जून रेट कट वाज आल्सो वेरी हाई, एंड इन्फ्लेशन सॉफ्ट ही लग रहा था। तो आई थिंक दे विल कंटिन्यू ऑन दैट थिंग, बट एटलीस्ट थोड़ा ग्रोथ पे फोकस लग रहा था। जो लास्ट 1 वीक में हो गया है, that has now become like a certainty that inflation will not be so much of a challenge as far as India is concerned, particularly our oil price and all that, which really impact us. And also global growth slowdown looks like, if this continues for a longer period, or even if it 1 or 2 months, definitely the focus will be on growth. And April also we see a rate cut. We'll also see a rate cut in June, and of course RBI liquidity तो दे ही रहा है, but of course that may not be part of the monetary policy per se, because anyway outside policy they have been infusing liquidity, and that will continue to support the growth. जी जी, ठीक है। एक चीज यहाँ पर अदिति की जो अनाउंसमेंट अभी रिसेंट ही अनाउंसमेंट है, जो अभी खबर के अंदर ही है, वो है एक्साइज ड्यूटी का बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के ऊपर। दो इट्स क्वाइट क्लियर कि वो एक मैकेनिज्म के तहत है जहां पर क्रूड इस समय नीचे जा रहा है, और गवर्नमेंट उस भाव को, एटलीस्ट जो रिटेल प्राइस है, उसको स्टेबल रखना चाहती है। वो कंपनी और सरकारों के बीच की चीज है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि जो हलचल मची, उसके चलते एक सरकारी कदम आया। क्या इस तरह की चीजें अब और आती रहेंगी? क्योंकि अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए इस तरह के अनाउंसमेंट भी अब उतने अनसर्टेन हो गए हैं, अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं, जो कभी भी सरकार की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे। ये सब चीजें भी आरबीआई के मन में होगी कि इस तरह के कुछ भी चीजें, बैलेंसिंग एक्ट सरकार की तरफ से आएंगे और उनको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ही लीजिए, सीधे सीधे वो महंगाई के साथ जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली आपने काफी चीजें पूछी, तो मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। पहली बात तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इस एक्साइज ड्यूटी के चेंज के बाद थोड़े स्टेबल रहेंगे, तो आपके इन्फ्लेशन में ज्यादा वॉलेटिलिटी कम से कम इस एक मूव से इंजेक्ट नहीं होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। और कल को जाके अगर प्राइसेस वापस ऊपर चले जाते हैं, तो वो एक्साइज ड्यूटी एडजस्टमेंट अगर वापस रिवर्स हो जाएगी, तो अगेन आपकी इन्फ्लेशन के नंबर को इतना उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेकेंडली, इन एनी केस पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस का इम्पैक्ट ज्यादा डब्ल्यूपीआई पे रहता है, सीपीआई पे तो वैसे भी कम ही रहता है, फर्स्ट राउंड भी और सेकेंड राउंड भी। अब अनसर्टेनिटी तो इज हियर टू स्टे। आई थिंक देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। आने वाले 3 से 6 महीने मुझे लगता है कम से कम काफी अनसर्टन ही रहेंगे, और कब थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आएगी ओवरऑल पॉलिसी में, फ्रेमवर्क्स में, सेंटिमेंट में, अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे जो आज जैसे हमने बहुत ही एक क्विक रिएक्शन देखा टू द फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, मेरे हिसाब से ऐसे ही निम्बल हमें अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट करते रहने चाहिए। ओके,
मदन साहब, जैसे अदिति का भी एक व्यू था कि इस समय जो उनका स्टांस होगा वो न्यूट्रल ही रहेगा रादर देन एकोमोडेटिव, बट जो मैं पढ़ रहा था और तमाम और आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो थोड़ा उसमें डिवाइडेड हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है आरबीआई एक एकोमोडेटिव स्टांस भी ले, क्योंकि उससे उसको सिचुएशन को डील करने में थोड़ी आसानी रहेगी। आपका क्या कहना है, क्या स्टांस नजर आएगा इस पॉलिसी में? ना, हमारा व्यू थोड़ा डिफरेंट है अदिति से। सो वी डू फील दैट स्टांस विल चेंज टू अकोमोडेटिव, क्योंकि ये स्टांस के बारे में एक थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली डज द स्टांस मीन? क्योंकि रेपो रेट का जो भी डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं, लेकिन जब स्टांस का पोजीशन जब आरबीआई बोलते हैं, इट एक्चुअली गिव्स यू द मार्केट अ सिग्नल एज टू व्हाट वी कुड बी एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर। तो उससे कोई रेट वैसे तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि रेपो रेट इज द वन व्हिच एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन बॉन्ड यील्ड्स और इवन इन बैंक रेट्स। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। तो मेरा ये मानना है कि बाय चेंजिंग द स्टैंड टू अकोमोडेटिव इट विल गिव मोर कॉन्फिडेंस टू मार्केट टुडे, स्पेशली जो भी ये टैरिफ के बारे में हम बोल रहे हैं, जब टू द एक्सटेंड दैट एक्सपोर्ट्स कैन गेट अफेक्टेड। अगर हम देखेंगे ये एमएसएमई सेक्टर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड द मोस्ट, क्योंकि हमारा 40% का एक्सपोर्ट्स एमएसएमई से करते हैं। नाउ बाय चेंजिंग द स्टैंड टू अकोमोडेटिव, जो भी सिग्नल मिलेगा, व्हाटएवर विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, आई थिंक इट कैन बी अ गुड वे ऑफ काउंटरिंग एटलीस्ट साइकोलॉजिकली मार्केट सेंटिमेंट इन टर्म्स ऑफ द नेगेटिव रिपरकशंस ऑफ द increase in tax. So change in stance is what we are batting for, change that is to accommodative and also a rate cut. क्विकली जयेश जी, आपकी भी एक राय लेते हैं इस पर। तो मेरा भी वही व्यू रहेगा दैट दे मे चेंज द स्टैंड, बिकॉज अभी सिटिंग हियर टुडे इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन का जो वरी था, दैट इज लाइक risk towards upside and all that doesn't look like at this moment. Of course, you never know in future, in next 1 month something can happen, right? But at this moment it looks like that, and therefore the stance has to move to accommodative. And they are also doing the thing, right? They have been infusing liquidity or karenge infused liquidity. And in that situation, they have to keep the stance to be accommodative. And मेरे ख्याल से ये पॉलिसी में शायद स्टांस चेंज हो जाएगा। सो इट्स 2:1 कि दो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्टांस चेंज हो सकता है, एक का रुख थोड़ा अलग है। और जैसा मैंने कहा कि ओवरऑल अगर बड़ी कम्युनिटी की भी बात करूं, जो मैं देख रहा था और दूसरी जगह व्यूज पढ़ रहा था, वहां पर भी ये राय काफी डिवाइडेड है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन बात आई लिक्विडिटी की, थोड़ी चर्चा उसके ऊपर करेंगे और क्या कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है इस पॉलिसी के अंदर से, क्या उसकी गुंजाइश है, और साथ में ही किस तरह की कमेंट्री हम एक्सपेक्ट करें, जो ओवरऑल कमेंट्री आएगी उसमें आरबीआई क्या कहता हुआ नजर आएगा। एक छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 अहम सवाल। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आवाज एमपीसी में कि इस बार क्रेडिट पॉलिसी के अंदर कितना रेट कट आएगा। हमारे तीनों ही मेहमान यूनानिमसली उस बात को कह रहे हैं कि हाँ 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है। और बाकी एक बड़ा सवाल यही कि ये जो मौजूदा स्थिति बन गई, जो टैरिफ वॉर या टैरिफ इम्पैक्ट है, उससे पूरी दुनिया इस वक्त खिली हुई है, तो आरबीआई के जहन में इन सब चीजों को लेकर क्या चल रहा होगा। अब 2-3 चीजें जिस पे क्विकली फोकस कर लेते हैं। तो एक लिक्विडिटी की बात थी, जयेश जी आप कह रहे थे वक्त पे हमने देखा कि अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसी काफी कदम उठाया आरबीआई ने इस बीच, क्या अभी भी उनका यही एक मोड ऑन रहेगा, यही रवैया रहेगा, आगे भी इस तरह के कुछ कदम देख सकते हैं? आप म्यूट पर हैं शायद सर। एटलीस्ट ये महीने में, कैन यू हियर मी? हाँ जी, ओके। तो ये महीने में तो पक्का वी विल एक्सपेक्ट। चलिए, लाइन में थोड़ा इशू है, एंड ट्राई टू करेक्ट इट। लिक्विडिटी के अलावा एक जिस चीज पर नजर होगी वो है कमेंट्री। अदिति, अपार्ट फ्रॉम वो जो भी स्टांस लेते हैं, उनकी कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि वो ओवरऑल पिक्चर को कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप उनसे, क्या चीजें हैं जो हाईलाइट होकर बाहर आएंगी? इन लाइट ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वो कितना कंफर्ट ले रहे हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स की रेजिलियंस पे, एक तो मैं ये देखना चाहूंगी। दूसरा, वो किस तरह से क्वांटिफाई करते हैं इन्फ्लेशन की अपसाइड और डाउनसाइड रिस्क।
आई थिंक ये दूसरी चीज है जो मैं क्वांटिफाई करना देखना चाहूंगी कि वो कितने डू दे सी अपसाइड या डाउनसाइड रिस्क और कितना एक्सटेंट। गोइंग बैक टू द कॉमोडेटर स्टांस, मेरे हिसाब से ये आउट एंड आउट कोविड जैसी तो सिचुएशन नहीं है जहां डाउनसाइड ही है ग्रोथ का। इन्फ्लेशन पे जो इम्पैक्ट है वो किस तरह फाइनली उभर के आएगा वी डोंट नो, ये अनसर्टेनिटी है। ग्रोथ पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो अनसर्टेनिटी है। कोविड के टाइम क्लियर था कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, कितना नेगेटिव वो ही बस हम डिबेट कर रहे थे। यहाँ पे तो अगर हम आई थिंक सारी कॉमेंट्री जितनी मैंने देखी है ज्यादा से ज्यादा 20 से 60 बेसिस पॉइंट का ही हम पूरी इकोनॉमिस्ट कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है अभी के लिए कि इंडिया की ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक लिमिटेड है। आई रिमेम्बर कोविड के टाइम हमने स्टार्ट किया था बाय सेइंग कि -5% पूरे साल की ग्रोथ होगी, मतलब कि 5% की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो स्केल कंप्लीटली डिफरेंट है। और इस टाइप की अनसर्टेनिटी में पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन पे जो थोड़ी टू वे अनसर्टेनिटी है, मैं तो अभी भी यही समझूंगी कि न्यूट्रल स्टांस ही बेहतर रहेगा, जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि अगली पॉलिसी में क्या करना है वो डिसाइड कर सके और पहले से प्रीएम्प्टिव व्यू नहीं मार्केट को जाएगा कि अगली पॉलिसी में भी रेट कट होगा ही होगा। मतलब क्या कोई सरप्राइज हम देख सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर इन टर्म्स ऑफ रेट कट? नहीं, मेरे ख्याल में रेट कट में आई डोंट थिंक इट बी ए सरप्राइज। जो लेकिन एक माइनॉरिटी व्यू भी है कि 50% हो सकता है, दैट इज 50 बेसिस पॉइंट, और एक माइनॉरिटी व्यू ये भी है कि कुछ नहीं करेंगे इस बार। सो दैट कैन बी काइंड ऑफ अ सरप्राइज। लेकिन जो मेजोरिटी का व्यू यही है कि ये 25 बेसिस पॉइंट्स होगा। लेकिन अगर सरप्राइज होना है, आई थिंक द सरप्राइज विल बी मोर इन केस ऑफ स्टेटस को और अ मोर एग्रेसिव 50 बेसिस। दोनों के लिए रैशनल है। अभी तो ज्यादा अनसर्टेनिटी है, देयरफॉर दे कैन टेक अ व्यू ऑफ सेइंग स्टेटस को मेंटेन करेंगे। और दूसरी तरफ से कैन से टू गिव एन एश्योरेंस टू द मार्केट, अगर आप एग्रेसिवली आप 50 बेसिस पॉइंट्स एक टाइम ही अगर अनाउंस करेंगे, आई थिंक दैट विल आल्सो बी अ काइंड ऑफ पॉजिटिव सरप्राइज फॉर द मार्केट। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, दीस आर द पॉसिबिलिटीज व्हिच आर देयर, बट पर्सनली आई फील विल गो अलोंग विद दिस 25 बेसिस पॉइंट्स। जयेश भी जुड़ गए हैं, तो जयेश आप अपनी लिक्विडिटी वाली कमेंट को पूरा करें। साथ ही सवाल जो मेरा था कि क्या कोई सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है, क्या थोड़ा ज्यादा मिल सकता है आरबीआई से इस बार? नहीं, मतलब I would give a good probability for surprise because you see market today has priced now 25 and June 25. If you look at swap market, they have priced 2.5, मतलब almost 70 basis point उन्होंने rate cut pricing कर लिया है, 65 basis point, right? So, and when the world is getting the situation, everybody is going to work on their own internal factors. I won't be like, yes, that's a surprise side, but I would still give a 20-30% probability of going with 50 basis points. Okay, चलिए, तो 20-30% probability भी is not that low, हो सकता है ऐसा कुछ भी। जस्ट टू कंक्लूड दैट कि देखिए रेट कट सर्टेन लग रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, 25 बेसिस पॉइंट का होगा। हमारे तीनों इकोनॉमिस्ट उसमें एक मत हैं। और या इस समय आरबीआई के मन में ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है ऑल ऑफ सडन, ये जरूर उनके जहन में है। और इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी उनकी कमेंट्री क्या निकल कर आती है, किस तरीके से पूरी सिचुएशन को वो देख रहे हैं। साथ में इंपॉर्टेंट होगा कि स्टैंस को कैसा रखें, क्योंकि यहाँ राय थोड़ी डिवाइडेड है, वो न्यूट्रल ही रहता है या अकोमोडेटिव में चेंज होता है, ये भी एक जिज्ञासा का विषय रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।